हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड यहाँ हम करने वाले हैं ऑली बोर्ड का जो इस वीकेंड पे सीजीएल का लाइव टेस्ट हुआ है उसके जीएस पार्ट का डिस्कशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि मुझे जाना है वोट देने। आज कानपुर में वोटिंग है। कौन सा कलाकार एक नई नृत्य शैली विकास से जुड़ा हुआ है जिसे उन्होंने नव भारतम नाम दिया है? नव भारतम या न्यू भारतम? अनीता रत्नम इसका आंसर है। ये है क्या ये भरतनाट्यम का ही एक मॉडिफाइड या डेवलप्ड फॉर्म है जिसको इन्होंने ही बनाया है, अनीता रत्नम जी ने। अगर बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो श्री लक्ष्मी गोवर्धन जी जो है वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड हैं। मेथिल देविका जी जो है वो मोहिनी अट्टम से रिलेटेड हैं। एंड इनके बारे में एक और चीज़, इनका एक डांस जो है द क्रॉस ओवर, वो याद रख लीजिएगा। बस ना भी याद रखिए तो कोई वो नहीं है। रमा वैद्यनाथन जो है वो कौन से उससे है? वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। निम्न में कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत नहीं है? बैरोमंडल नहीं है, ये तो सबको ही पता होगा। और जहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात हुई है तो चलो दिखाते हैं फिर एटमॉस्फेरिक लेयर्स आपको। सो ये रही हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी दिखा देंगे लेकिन पहले इंग्लिश की देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसके लिए जो ट्रिक है, थैंक यू सो मच दी एक्स, थैंक यू सो मच दी एक्स, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी वालों के लिए ये रहा हमारा, ये देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। अब एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जो भी इंसान मतलब आम इंसान, नॉट दी साइंटिस्ट नॉट, जो भी आम इंसान की पहुँच की चीज़ें हैं या उसको दिखाई दे सकती हैं, ऐसी वाली जितनी चीज़ें हैं वो सारी ये क्षोभ मंडल में हो जाती हैं। हॉट एयर बैलून हो गया, बारिश हुई, बादल, विमान जो प्लेन्स उड़ते हैं, सारे के सारे क्षोभ मंडल में हो गए। उसके बाद में ये ओजोन लेयर आ जाती है। ओजोन लेयर की मोटाई किसमें कौन सी यूनिट नापते हैं? डॉप्सन यूनिट। देन समताप मंडल एंड देन ऐसे ऐसे चलता रहता है। मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, इसमें आके उल्कापिंड जो है वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तापमंडल में उपग्रह वगैरह एंड अंतरिक्षयान, वायुमंडल, वो अलग पॉइंट है। देन हम इसमें एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, जो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। देखो सबसे पहले तो है क्षोभ मंडल में ऊपर जाने में, हम सिर्फ ऊपर जाने की बात करेंगे, सारे जितने भी मंडल हैं इन सब में ऊपर जाने की बात करेंगे। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पे तापमान घटता है, मतलब ठंडक बढ़ती है। अब ये किस लिए होता है? क्योंकि धरती जो है, अर्थ जो है वो क्योंकि गर्म हो गई, मान लीजिए क्योंकि ठोस है तो गर्म हो गई, इसने अपने आसपास की जो हवा है, एयर है, उसको गर्म किया। जो भी इसका एटमॉस्फेयर है आसपास का, एकदम पास का, उसको गर्म किया। लेकिन क्या ये इससे ऊपर वाली या उससे ऊपर या उससे ऊपर यहाँ तक गर्म कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा, ऊपर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर जाने में तापमान जो है वो घट रहा है। और बस इसका ये वाला लॉजिक आप समझ लीजिए। उसके बाद में सब ऑल्टरनेट है कि इसमें ऊपर जाने पे बढ़ेगा, फिर इसमें ऊपर जाने पे घटेगा, इसमें ऊपर जाने पे बढ़ेगा, इसमें ऊपर जाने पे घटेगा। सिंपल, ठीक। एंड इसमें और कुछ नहीं बताने को, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के किस रूप का उपयोग रक्त के थक्के संबंधी समस्याओं को रोकने और उनके इलाज के लिए किया जाता है? आंसर है फाइलोक्विनोन। अब यहाँ पे ये जो कोबालामिन जो है ये विटामिन B12 है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी, इनके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई है। अब यहाँ पे अगर विटामिन की बात हुई तो सबसे पहले हम करते हैं कि विटामिन वर्ड जो है, टर्म, ये किसने कॉइन किया था? ये थे कैसिमिर फंक। हाँ, कैसिमिर फंक। कब किया था? 1912 में किया था इन्होंने ये वर्ड कॉइन। एंड विटामिन की अगर हमने बात कर ही ली है तो एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। विटामिन कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल, मतलब जल में घुलनशील। कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल मतलब वसा में घुलनशील। तो कौन कौन से आते हैं वाटर में घुलनशील? कौन से थे? विटामिन बी एंड सी। यहाँ पे कीड़ा, KEDA, ये विटामिन है, ठीक है। तो दैट्स इट। एंड विटामिन मिल्क में कौन सा विटामिन होते हैं? मिल्क में होते हैं A B D, C नहीं होता है, ठीक है। निम्न में कौन सा देश का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है? भारत के लौह अयस्क निर्यात का लगभग 50, मतलब ये है कि आयरन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सा बंदरगाह करता है? दैट इज मोर्मुगांव बंदरगाह, जो कि गोवा में है। कोच्चि बंदरगाह को इसे ही कोचिन बंदरगाह भी कहते हैं और इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सागर, ठीक। अगर हम लोग न्यू मंगलौर बंदरगाह की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है पनाम्बर पोर्ट, इसे पनाम्बर पोर्ट कहते हैं, ठीक है। एंड ये है कहाँ पे? मंगलौर, कर्नाटक में है। मुंबई बंदरगाह लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, और इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको फ्रंट बे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो इतना का हो गया। अब अगर हम पोर्ट्स की बात करें, लार्जेस्ट पोर्ट हमारा मुंबई का हो गया। बिजिएस्ट, सबसे व्यस्त,
सबसे व्यस्त बिज़िएस्ट पोस्ट अगर हम पोर्ट की बात करें तो JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एंड इसको दूसरे नाम से नाहवा शेवा के नाम से भी जाना जाता है, और नाहवा शेवा को क्योंकि ये अरब सागर की रानी है तो ये अरब सागर के राजा कहे जाते हैं। एंड बिज़िएस्ट पोर्ट हो गया है। नेचुरल पोर्ट की अगर हम बात करें, प्राकृतिक बंदरगाह कौन-कौन से हैं? तो चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोच्चिन। ठीक है, और कुछ है नहीं बताने को। हाँ जी, बस बहुत हो गया। ओके, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 ये इंपॉर्टेंट है, जिनका भी CHSL का एग्जाम अभी होने वाला है उनके लिए। इस पूरे को काट के हम सीधा यहाँ से बताते हैं। गोलकीपर हमें मालूम है, गोलकीपर हमारे PR श्रीजेश हैं तो उन्हें ही मिलेगा। डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार। एंड प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है हार्दिक सिंह को। ये तो वो चीज़ें हो गई जो इसमें लिखी थी। अब एक्स्ट्रा चीज़ें, प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल में मिला है सलीमा टेट्टे को। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट वाले अवार्ड्स की बात और कर लेते हैं। ये हॉकी इंडिया अवार्ड्स हो गया। हॉकी से रिलेटेड एक और होता है FIH प्रेसिडेंट अवार्ड, जो कि इंडिया के उड़ीसा के किसको मिला है? वी कार्तिकेयन पांडियन इनको मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने हॉकी को काफ़ी सपोर्ट किया। उड़ीसा से हैं ये, और हॉकी के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया। ठीक है, ये एक IAS ऑफिसर हैं एंड सेक्रेटरी हैं उड़ीसा के CM के। एंड एक और चीज़ मुझे कुछ बतानी थी आप लोगों को। हाँ जी, हॉकी का वर्ल्ड कप भी उड़ीसा में हुआ है। आपकी हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भी उड़ीसा में ही हुआ है, और इसको जीता है जर्मनी ने। ठीक, और क्या बताना था? अगर आपको इसमें हॉकी इंडिया अवार्ड्स में अपकमिंग प्लेयर्स ऑफ द ईयर दिखाने हो तो मेल में मिला है अराइजीत सिंह हुंडल को, एंड फीमेल में मिला है दीपिका सोरेंग। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, बाबर और आर खानवा का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही ईजी, 1527 में हुआ था। बाबर के युद्ध हम कितनी बार पढ़ चुके हैं? 1526, 1527, 1528, 1529 एंड 1530 में उसकी डेथ हो गई थी। उसका मकबरा आगरा में पहले बना, अभी काबुल में है। एंड 1526 में पानीपत में लड़ाई हुई थी, 27 में खानवा में हुई थी, 28 में क्या होता है, चंदेरी का युद्ध। हाँ, चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। काम खत्म। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के कारण सेबी की स्थापना हुई थी। बात करेंगे सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में एज एन एक्सिक्यूटिव बॉडी, लेकिन 1992 में इसको स्टैचुटरी बॉडी का वैल्यू मिल गई थी। क्या कहते हैं उसको, ये स्टैचुटरी बॉडी बन गई थी। नरसिम्हन समिति से इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड बार्ड 12 जुलाई 1982 को इनकी स्थापना हुई थी। किससे? नरसिम्हन उनकी है तो शिवरमन इनकी हो जाएगी। शिवरमन समिति के उस पे रिकमेंडेशन पे RBI 1 अप्रैल 1935, यंग हेल्टन कमीशन। सिड बी 1990 डेट इसकी नहीं याद है मुझे। नहीं डेट, ये 1 अप्रैल, ये 2 अप्रैल। हाँ जी, 2 अप्रैल ही होनी चाहिए इसकी। एंड ये कौन सी समिति पे आई थी? ये आई थी UK से ना समिति पे। अब सबके हेडक्वार्टर्स अगर देख लें तो इसका तो मुंबई है, नाबार्ड का, एंड RBI का भी मुंबई है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे कोलकाता में था, एंड देन 2 साल बाद 1937 में ये मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक, सिडबी का हेडक्वार्टर हमारा लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, कोरोनरी धमनी यानी कि कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो दिल का दौरा पड़ता है। अब हमारे हार्ट में लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड दोनों साइड से कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। उसमें थ्रोम्बस का मीनिंग होता है थक्का। तो अगर आर्टरी में, नस में थक्का जमेगा तो ऑब्वियस सी बात है दिल का दौरा आएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो ये थोड़ा सा वैसा था लॉजिकल क्वेश्चन की लॉजिक लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, कुमुदिनी लाखिया कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो कुमुदिनी लाखिया काफ़ी फेमस कथक डांसर हैं।
एंड ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है क्वेश्चन कुमुदुनी लाखिया से रिलेटेड, ठीक है। सो चलिए पहले तो अब कथक के हम लोगों ने ये बताया कि कथक में जिसमें भी महाराज लग रहा है, बिरजू महाराज, ये सब आ जाते हैं हमारे कथक में, लेकिन उसके अलावा कई नाम हैं जो आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में जो हमें नहीं पता है रहते हैं। एक नाम है शोभना नारायण, दूसरा नाम है रोशन कुमारी, तीसरा नाम है माया राव, और चौथा इंपॉर्टेंट नाम है सितारा देवी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सितारा देवी? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको नृत्य साम्राज्ञी कहा था। किसने कहा था? टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको कथक की महारानी या नृत्य साम्राज्ञी कहा था। एंड और कुछ बताना था मुझे। हाँ जी, कुमुदिनी लाखिया इनके पद्मश्री एंड विभूषण मिल चुका है। कब कब मिल चुका है? इनको मिला है 1987 में, मतलब इंदिरा गांधी जी के 3 साल बाद, एंड 2010 में, ठीक। हाँ हाँ हाँ, कथक के कुछ मेल डांसर्स की बात कर लें तो पहली बात तो जितनों के नाम के आगे महाराज लगा है वो सारे, एंड एक्स्ट्रा में गोपाल कृष्ण, नहीं सॉरी गोपी कृष्ण एंड राम गोपाल, गोपी कृष्ण एंड राम गोपाल, ये 2 नाम आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, लगभग 6200 फीट की ऊंचाई पर डिएंगी चोटी डैश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, मेघालय की है दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग। शिलोंग पीक जो है वो सबसे ऊंची पीक है मेघालय की। असम की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? गुरखाचिन पीक या चोटी, ठीक है। सो ये 6200 फीट हमारी वाली है डिएंगी, एंड इससे 200 मीटर एक्स्ट्रा है, 6400 मीटर की है शिलोंग पीक। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत को 38th पोजीशन मिली है। ये फरवरी के करंट अफेयर्स की पीडीएफ में था, तो मैंने एक दिन पहले पढ़ा था, मुझे आ गया, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा है नहीं, तो ये बस रटने वाला क्वेश्चन है, रटिए। रश्मि कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, ये कैरम से रिलेटेड है। रश्मि कुमारी, मैंने गूगल पे सर्च किया, शतरंज से तो कहीं नहीं मिली, लेकिन कैरम की एक फेमस प्लेयर है रश्मि कुमारी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की दशकीय वृद्धि पर दर औसत राष्ट्रीय औसत 17.6% की तुलना में बहुत कम थी? 16.64 कौन सी है? हमारी पूरी देश की ओवरऑल डेकेडल ग्रोथ रेट है, ठीक है। एंड इससे भी कम, मतलब ओवरऑल से कम आनी चाहिए, तो कम इसमें केरल, सिक्किम एंड गोवा का जो समूह है इसकी थी। अगर डेकेडल ग्रोथ की बात हुई है तो हाईएस्ट हमारी मेघालय की है। कितनी है मेघालय की? 27.8%। एंड अगर यूटी में बात करें तो वो है दादर नागर हवेली की, एंड वो है 55.5%, ठीक। एंड लोएस्ट हमारी केरला की है। ये पूरा सब कुछ ज़रा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने जितना मुझे याद था मैंने उस हिसाब से लिख दिया है, ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया था अभी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा का ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, मतलब होना आवश्यक है? प्राकृतिकीकरण द्वारा, नेचुरलाइजेशन से अगर हम कर रहे हैं, पंजीकरण मतलब कि बाय रजिस्ट्रेशन अगर हमें करना हो तो हमें 7 साल के लिए भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है, डिसेंसी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, ऋग्वेद पीरियड में, एक सेकेंड, हाँ जी, ऋग्वेद काल में जो अधिकारी भूमि के एक बड़े हिस्से या चारागाह पर अधिकार रखता था उसे डैश कहा जाता था, उसे वज्रपति कहा जाता था। एंड जब ऋग्वैदिक काल की बात हुई है तो यहाँ पे हम बात कर लें, यहाँ पे जो टैक्स लिया जाता था उसको कृषि पे टैक्स, कृषि टैक्स जो होता था उसको हम लोग बाली कहते थे। और ये टैक्स वसूलने के लिए जो सबसे छोटी इकाई मतलब होती थी वो गांव होती थी जहाँ से वसूला जाता था, सबसे बड़ी जो होती थी वो जनपद होती थी। गांव के जो हेड होते थे उसे ग्रामिक कहा जाता था, एंड जो जनपद के हेड होते थे उसे राजन कहा जाता था। एंड हाँ बस बहुत इतना। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, किस वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया? आंसर इज इरविन। हाँ जी, आंसर इज इरविन। क्यों? इनका कार्यकाल 26 to 31 था, गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो गया था, ठीक है, तो इसमें बीच में आ गया। बात करेंगे जेम्स फोर्ड की तो ये 1919 के टाइम पे आए थे, मिंटो 1909 के टाइम पे थे, लिनलिथगो इरविन के बाद में आए थे, इरविन के बाद में एक लोग कोई आए थे, उसके बाद में लिनलिथगो आए थे। सो ऑब्वियस बात है गोलमेज सम्मेलन का फ्यूचर से तो सजेशन देंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, डैश के सदस्यों को सामान्य रूप से हरा शैवाल कहा जाता है। क्लोरो लगा हुआ है, हरा लगा हुआ है, क्लोरोफाइसी, तुक्का लगाना वाज वेरी इजी इन दिस क्वेश्चन। एंड
एक्स्ट्रा चीज़ क्या है यहाँ पे? रोडोफाइसी रेड कलर का रेड शैवाल को कहा जाता है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी ब्राउन शैवाल को कहा जाता है, एंथ्रोफाइसी नो, ज़ेंथोफाइसी एक होता है, ज़ेंथो जो होता है इसको हम लोग येलो ग्रीन एल्गी या शैवाल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैफिड भारत में एक विशेष विकास वित्त संस्थान है जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र को सहायता प्रदान करना है। नैफिड का पूर्ण रूप क्या है? सो पूर्ण रूप नेशनल बैंक ऑफ फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के किया जा सकता था, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें, जब भी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आए और आपको ना आता हो, तो सबसे पहले तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एम्ड एट सपोर्टिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मतलब ऐसे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना है जो कि सपोर्ट करें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए, नेशनल बैंक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, मतलब आर्थिक ढांचा आपको वो करना है, आर्थिक विनिर्माण तो नहीं करना है। यहाँ पे भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आर्थिक विनिर्माण एंड डेवलपमेंट, आर्थिक चीज़ों का निर्माण नहीं करना है, आर्थिक इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं जिससे जो निर्माण कार्य चल रहा है, विनिर्माण कार्य, उसको फ़ायदा पहुँचे। यहाँ कहीं पे भी कुछ किसी का लॉजिक नहीं बन रहा था, ये था फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस कर रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऐसे बैंक खोलेंगे जो कि फाइनेंस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई थी, और कहीं किसी ऑप्शन में इसका मीनिंग ये नहीं आ रहा था। सो थोड़ा सा ऐसी क्वेश्चन था जो कि लॉजिक लगा के किया जा सकता है। विक्रमशिला मठ की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदी में कर देते हैं। हाँ, विक्रमशिला मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, पाल डायनेस्टी के। यहाँ बौद्ध शिक्षा, विक्रमशिला मठ में या यूनिवर्सिटी में शिक्षा किसकी होती थी? वज्रयान, बौद्ध धर्म की जो शाखा थी वज्रयान, उसकी होती थी यहाँ पे पढ़ाई। एंड क्योंकि हमने पाल वंश की बात की है, तो हम पाल वंश को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी, इसके बाद में यही धर्मपाल जी आ गए थे, इसके बाद में देवपाल को हम पढ़ सकते हैं, एंड देन महिपाल, एंड अंतिम शासक थे इनके मदन पाल शायद, हाँ जी, मदन पाल अंतिम शासक थे इनके, मदन पाल, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। गोपाल संस्थापक थे और इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी बिहार शरीफ में। धर्मपाल जो थे, इन्होंने विक्रमशिला की स्थापना की थी यहाँ पे, एंड भागलपुर में की थी इन्होंने। नेक्स्ट, हाँ जी, धर्मपाल के टाइम पे ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। देवपाल से क्या याद कर सकते हैं? देवपाल सुलेमान नामक अरब यात्री इनके ही दरबार में आया था, आपको याद करना हो कर लीजिए। महिपाल जो थे, महिपाल के टाइम पे क्या हुआ था? हाँ, इनके ऊपर राजेंद्र वन ने अटैक किया था, राजेंद्र वन जो कि चोल साम्राज्य के थे, इन्होंने अटैक किया था गंगा जल के लिए, और इन्होंने ही सारे बौद्ध विद्वानों को तिब्बत भेजा था, बौद्ध विद्वानों को तिब्बत भेज दिया था, ठीक है। कहा था जाओ तिब्बत में प्रचार करो जाके। चलो, मदन पाल जो थे ये लास्ट रूलर थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में जानना। एंड यहाँ पे नाग भट्ट जो हैं, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कौन सी सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है? दैट इज कैग, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक। कैग आता है आर्टिकल 148 के अंतर्गत, एंड सीजीआई आता है आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत, सबको पता है। प्रेस सूचना ब्यूरो मतलब पीआईबी के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? सिफाली बी शरण ने संभाला है। एंड यहाँ पे दिनकर गुप्ता जो लिखे हैं, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, लठमार होली उत्तर प्रदेश, कुछ और एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, कोई भी, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें इन्होंने लिखा था कौन सा कथन सत्य है, और फर्स्ट वाली जो लाइन लिखी है ये सही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता एक ही व्यक्ति, लेकिन इन लोगों ने लिख दिया इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, सारी गलत है, लेकिन ये सही है, इन्होंने जब नहीं लगा दिया तो ये स्टेटमेंट सही था। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मे भी शायद मैं भी गलत हूँ, ये हॉलीवुड वाले ही सही हों। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को महारानी के हस्तांतरित, हमको सबको पता है कि 1857 में जो विद्रोह हो गए थे, उसके बाद में 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था सब कुछ। 1909 मिंटो मार्लो सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, एंड 1999 जलियांवाला बाग, बहुत चीज़ें थी। कैल्शियम सल्फेट का कमान, ये भी थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है क्वेश्चन, हालांकि ऑप्शंस के हिसाब से तो फिर सही हो गया। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट अगर लिखेंगे तो जाके वो जिप्सम बनेगा, ठीक है। सो जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? CaSO4 .2H2O, ठीक है।
एंड यहाँ पे अगर हम पीओपी की बात करें, जिससे मैं कंफ्यूज हो रही थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो होता है कैल्शियम सल्फेट। एंड वैसे तो कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हेमी हाइड्रेट उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? उसका फॉर्मूला हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है। एप्सम लवण मतलब एप्सम सॉल्ट जो होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट को कहते हैं, एंड इसका MgSO4, हाँ जी एक सेकेंड SO4 डॉट 7H2O। एंड धोने धावन सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ब्लू विट्रियोल, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्यूप्रिक सल्फेट कहते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट को कहते हैं CuSO4 डॉट 5H2O। ठीक, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन सारे के सारे। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।